क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? अरे योगिता, मैं अच्छी हूँ, अपनी बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और बताइए। देवकी भाभी की तबीयत अब कैसी है? उन्हीं के लिए तो मंदिर जाकर आ रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। और मुझे भगवान से क्या चाहिए? जरूर ठीक हो जाएगा। देवकी काकी ने अपने बच्चों के साथ साथ हमेशा दूसरों का भला ही किया है, और तुमने भी तो रात दिन एक करके उनकी सेवा की है। वो जरूर अच्छी हो जाएंगी। वैसे आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? पता है माँ जी, मैं आज भी आपके लिए मंदिर होकर आई हूँ, और भगवान से मैंने एक ही चीज़ की प्रार्थना की है कि हे भगवान, अब मेरी सास का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। लकवे के कारण जीते जी मर गई है बेचारी। ना हाथ हिलते, ना पैर हिलते, ना चल फिर पाती है। कितना कष्ट होता होगा बेचारी को। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जल्द से जल्द इन्हें उठा लो। पर आप है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। देखो, पूरी की पूरी जिंदा लेटी हुई है मेरे सामने। हमारे समाज में सदियों से ये माना जाता है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें तमाम बुराइयों से बचाती है और हमें खुशी की राह पे और तरक्की की राह पे ले जाती है। इसीलिए हमारे घरों में बड़े बुजुर्गों का और माँ बाप का सम्मान किया जाता है और उनकी जी जान से सेवा भी की जाती है। मगर मेरठ के इस घर में अपाहिज हो चुकी एक कमजोर और बुजुर्ग औरत के साथ जो कुछ हो रहा था, वो ना ही सिर्फ हैरान कर देने वाला था, बल्कि दर्दनाक और अमानवीय भी था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई आज से करीब 7 महीने पहले, जब सरकारी स्कूल से रिटायर होने के बाद देवकी ने अपने बेटे सुभाष के बारे में एक बड़ा फैसला लिया। उपासना की दृष्टि से आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुबह पूजा करते समय 5 पुष्प भगवान के चरणों में डाल दीजिए। रात्रि के समय उन 5 पुष्पों को घर के चारों कोने में एक एक और बीच में एक रखकर छोड़ दीजिए। इससे शत्रुओं का नाश हो जाता है। और आइए हम बंद क्यों कर दिया? इधर उधर की चीजें देखता रहता है तो। अरे अम्मा, ये इधर उधर की चीजें नहीं है। इन्हीं की बात मानकर तो मैंने अंगूठियां पहनी थी और तब जाकर मेरी नौकरी फाइनल हुई है। वो सब रहने दे, मुझे बात करनी है तुझसे। वाओ, पकोड़े। That's like a good sister, हाँ? पकोड़े अभी नहीं मिलेंगे तुझे, समझ में है? पहले ये देख ले। लेकिन माँ, ये देख तो सही फोटो। ये सब बेकार हैं। अरे इन लड़कियों में से एक तो पसंद कर ले बेटा। तो आपको मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों है? देख बेटा, अभी तेरी उम्र 30 साल की हो गई है और तेरी अभी नौकरी तो पक्की हो गई है ना। हाँ, जब तक तू शादी नहीं करेगा तो इसकी शादी कैसे होगी? इसमें से तुझे एक तो लड़की पक्की करनी ही है। माँ, तू ये लाल वाली फाइनल कर दे। माथा चौड़ा है इसका, लकी रहेगी। योगिता, ये दीपा भाभी है, यही हमारे पड़ोस में रहती है। बहुत प्यारी लग रही हो। और वो पिछले 10 सालों से माँ और दिव्या की राइट हैंड है। नमस्ते भाभी जी। ये सब तो ठीक है, मगर माँ कहाँ है? माँ से मिलना है तुम्हें? आओ, मिलवाता हूँ। माँ अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और मैं आ गई हूँ ना,
मैं आपकी सारी सेवा करूंगी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? माँ कभी भी मेरी बात सुनती नहीं थी ना। एक दिन की बात है। क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेंगी? भैया को तो पहले ही पता था कि ऑपरेशन के बाद माँ की हालत ऐसी हो जाएगी। भैया तो शादी भी कैंसिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि माँ की देखरेख और सारी जिम्मेदारी मैं लूँगी। प्रिया कैसी है? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बोल। अरे तुझे पता है मैं परसों 5 दिनों के लिए हनीमून पे जा रही हूँ शिमला। आई एम वेरी एक्साइटेड। योगिता, हाँ योगिता, हाँ हो गया। योगिता जल्दी करो, घर जाना है। पर हम तो फिल्म देखने जा रहे थे। हाँ, वो दिव्या का फोन आया था और उसने बताया कि उसे ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा, तो माँ को दवाई देनी है ना, इसलिए घर जाना पड़ेगा। प्लीज जल्दी करो ना। हाँ ठीक है। क्या लेना है ले लो, कुछ लेना है? हाँ ये पिंक वाली अच्छी है। भैया इसको पैक कर दीजिए प्लीज। चलो आओ। पहले दिन मैं ये वाला पहनूंगी। अच्छा। और दूसरे दिन ये वाला, और जब हम स्नो पे जाएंगे ना तो ये वाला कैसे रहेगा? भाभी आप कितनी लकी हो ना। देखो आपके आते ही पुणे की इतनी बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लग गई। सच्ची? ज्वाइन कब से करना है? भैया कल से ही ज्वाइनिंग है और उन्होंने मेरी टिकट भी बुक करा दी है। मॉर्निंग की फ्लाइट है। दिव्या इतने इंपॉर्टेंट काम से जा रही हो, कम से कम मुहूर्त तो देख कर जाती। मुहूर्त देखकर फ्लाइट कौन बुक कराता है? भाभी मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगी, मगर तब तक आपको माँ का ध्यान रखना होगा। तनु, मेरे जाने के बाद भाभी पे सारा लोड आ जाएगा, तो तुम एक भी नागा मत करना, रोज आना। और भाभी प्लीज आप रोज माँ को देखने घर पे आना। तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो, हम बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखेंगे। भाभी प्लीज माँ का ध्यान रखना और अपना भी। बाय भाभी। बाय तनु। बाय बाय भैया। ख्याल रखना अपना। हाँ जी। योगिता, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें अपना हनीमून वाला प्लान है ना, वो कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि माँ को इस हालत में छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। हाँ मैं समझ सकती हूँ। कितने अच्छे कपल है।
हाँ दिव्या, कैसी है तू? जी भैया मैं ठीक हूँ, आप बताइए। पता है तेरे जाने के बाद योगिता ने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है। अरे ये सब तो अच्छा है, बट आपको भी पूरा साथ देना होगा। हाँ बाबा, मैं उसका साथ दूंगा और वो आ भी गई है, लो उससे बात कर लो। हाँ हाँ दिव्या, कैसी हो तुम? हाँ भाभी मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छी कंपनी है और ना खाने की टेंशन है। हम सभी अपनी जिंदगी में अधिक से अधिक खुशियां और सुख बटोर लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में ना ही हम कोई कष्ट उठाना चाहते हैं, ना किसी की सहायता करना चाहते हैं और ना ही कोई जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और सुख का एहसास जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद ही होता है। और योगिता भी यही भूल कर रही थी। वो ये नहीं सोच पा रही थी कि घर के किसी बीमार बुजुर्ग की सेवा करना उसकी अपनी जिम्मेदारी है, बल्कि उसे ये लग रहा था कि इसके बोझ से उसकी अपनी खुशियां दम तोड़ रही हैं और इसी गलत सोच से जन्मी नफरत हर बदलते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। बुढ़िया को आज इतनी सारी मिर्ची खिलाऊंगी और फिर बाद में पानी भी नहीं दूंगी, तब जाकर वो कहीं मरेगी। अभी आप माँ जी के साथ ये सब कर रही हैं? अच्छा, तो तू अब मेरी जासूसी करेगी? चल यहाँ से, अभी के अभी निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। और याद रखना, अगर साहब और दिव्या को कुछ भी बोला ना तो चोरी के इल्जाम में जेल करवा दूंगी, समझी? चल निकल यहाँ से, बहुत बोलती है तू। योगिता, योगिता! क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हो क्या रहा है ये सब? वहां का पूरा कमरा गंदा पड़ा है, कमरे से बदबू आ रही है, बेडशीट पर दाग हैं और वो दवाइयां खुली पड़ी हैं। और ये बर्तन इन्हें मैं उठाऊंगा? हाँ, पर मैं रोज सुबह तो साफ सफाई करती हूँ। अरे अगर साफ सफाई करती हूँ तो कमरा गंदा क्यों है? और तुमने ये चद्दर तक नहीं उड़ाया माँ को? योगिता, माँ के साथ ये लापरवाही नहीं चलेगी। मैं तुम्हें आखिरी बार बताना चाहता हूँ, अगर आइंदा से ये कुछ हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, याद रखना। साफ करो ये सब। ठीक है। वहां तेरी खुद की बेटी तो ऐश कर रही है और यहाँ तेरी सारी गंदगी साफ करने के बाद भी मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। अरे बुढ़िया, मर के स्वर्ग क्यों नहीं जाती? यहाँ मेरी जिंदगी क्यों नर्क बना रही है? अब ये सब भी करना पड़ेगा। तुझे क्या लगता है मैं तुझे हीरोइन बना रही हूँ? नहीं, बल्कि जो मार की वजह से तुम्हारे चेहरे पे निशान आ गए उसे छिपा रही हूँ। वो क्या है ना, अगर तुम्हारा बेटा देखेगा ना तो 10 सवाल पूछेगा, समझी? अरे अरे, कितना लगा है ना तुम्हें? दर्द तो बहुत हुआ होगा, पर तुम कहाँ से बोलोगी? कितने शौक से खरीदा था मैंने ये सब अपने लिए, पर इसे भी तुम्हारे पीछे बेकार करना पड़ रहा है। ये लो, तुम्हारा बेटा आ गया।
माँ का कमरा साफ हुआ? हाँ, जाकर देख लो। अब तो खुश हो ना? हाँ बाबा, बहुत खुश हूँ। तो मेरा इनाम? इनाम? बोलो, क्या चाहिए इनाम? बाहर तो आइए, फिर बताती हूँ। बोलो, क्या चाहिए? जितने जोर से डांटा था उतने अच्छे से प्यार भी करो ना। अच्छा, अरे छोड़ो ना, भूख लगी होगी आपको, खाना लगा दिया ना। खाना नहीं खाना है, प्यार करना। बेडरूम भी सजा लिया है। क्या हुआ है? हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सुभाष, मैं अपने आप को माफ नहीं कर। बोलो तो सही। मैं माँ जी के पास गर्म दूध लेके गई थी, सोचा था थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा तो अपने हाथों से पिला दूंगी, पर पता नहीं वो दूध कैसे गिर गया और उनके हाथों में चोट लग गई। मैं मर जाना चाहती हूँ। इट्स ओके योगिता, इट्स ओके। हो जाता है ऐसा कभी कभी। हाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए खुद को सजा मत दो यार, प्लीज। कम। वैसे एक बात बताओ, माँ कैसी हैं आप? उनको ज्यादा चोट नहीं लगी, मैंने उनके हाथों में पट्टी कर दी। और तुम ना इतनी छोटी छोटी बातों पर खुद को चोट पहुंचाना बंद करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे बाबा, स्माइल तो कर दो यार, कम ऑन स्माइल। हाँ, चल। हेलो। चलो अच्छा है, कम से कम ऑफिस के बाहर तो आए। तुम्हें कैसे पता चला? पलट के तो देखो। मैं आऊं? रुको रुको रुको, मैं आ रहा हूँ, वहीं रुको। माँ के पास कौन है? माँ ठीक है, वो पड़ोस में है ना टीना, वो घर आई थी तो बोल रही थी मुझे माँ जी के साथ बैठना है, तो मैंने कहा ठीक है तू बैठ जा, मैं सुभाष से मिलकर आती हूँ, तो मैं यहाँ आ गई। तुम्हें पता है मैं सत्यनारायण बाबा पे विश्वास क्यों करता हूँ? क्योंकि उन्होंने आज सुबह ही मुझे टीवी पे बता दिया था कि बीवी के साथ बाहर जाने का योग है, और देखो तुम मिलने आ गई। चले? एक मिनट, मैं टीना को एक फोन कर लेती हूँ, ठीक है? हेलो टीना, अच्छा सुन, माँ जी का अच्छे से ख्याल रखना और गर्म करके दूध पिला देना, और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ओके? और कुछ भी प्रॉब्लम होता है मुझे तुरंत फ़ोन करना, ओके? चल बाय, टेक केयर। चले मैडम? हाँ हाँ चलते हैं। आओ।
खुश हो अब? हाँ बहुत। लगता है किसी का फोन आ रहा है, एक मिनट देखता हूँ। दिव्या, हाँ दिव्या, कैसी है तू? जी भैया मैं ठीक हूँ, आप बताइए। नहीं, हम लोग घर पे नहीं है, बाहर आए हुए घूमने के लिए। फिर माँ का ख्याल कौन रख रहा है? एक मिनट मैं बात। हाँ दिव्या, भाभी बोल रही हूँ। माँ बिल्कुल ठीक है, वो पड़ोस की टीना है ना, वो घर आई हुई है, माँ जी का ध्यान रख रही है, तभी तो जाकर मैं बाहर आ पाई। हाँ फिर ठीक है, आप दोनों एंजॉय करो, मैं रात में कॉल करती हूँ। बाय। हाँ, चलो। हाँ हो गया। बेचारी भाभी, कितना प्रेशर पड़ जाता है ना उनके ऊपर। अच्छा माँ को खाना खिला दिया तुमने? अच्छा, और दूध दूध भी पिला दिया? अरे देख देख देख, बात करते करते घर के बाहर पहुंच गए। अरे दरवाजा तो खोल। हाँ क्या दलिया खत्म हो गया है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा सुनो ना, माँ जी के लिए दलिया खत्म हो गया है, तो तुम पास की दुकान से ले आओ, और ना मैं टीना को घर छोड़ कर आती हूँ, बेचारी सुबह से घर पर ही है। ठीक है? भूख लगी होगी ना तुझे, लेकिन मैं कैसे खाना बनाकर तुझे खिला सकती हूँ? क्योंकि अगर तेरा बेटा देखेगा तो वो तो यही पूछेगा कि टीना माँ की देखभाल कर रही थी तो उसने माँ को खाना क्यों नहीं खिलाया। इसीलिए आज तुम्हें उपवास रखना पड़ेगा। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा ऐसा इंतजाम किया है कि तुम आराम से ऊपर जाओगी, समझी? ये लो दलिया। माँ कैसी है? हाँ सो रही है, टीना ने कहा कि उन्होंने खाना खा लिया है, अब आप उन्हें डिस्टर्ब मत करो। पर जिन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए उन्हें तो आप डिस्टर्ब ही नहीं करते हो। अच्छा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे कमरे तक उठा के लेके चलिए ना। ओके। चलो बेगम जी। मुझे एक बात करनी है आपसे। मैं सोच रही थी कि हमें माँ जी के लिए किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। एक दो बार तो मैंने भी सोचा था, लेकिन कोई सही तांत्रिक मिलना भी तो चाहिए ना। अरे वो है ना द्वारका महाराज, मैंने सुना है कि वो तो मुर्दे में भी जान डाल देते, तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए ना। लेकिन कहीं इन सारी चीज़ों में खामखा पैसे ना खर्च हो जाए। डॉक्टर में भी तो पैसे खर्च होते हैं, और वैसे भी मुझे माँ जी के ये रोज़ रोज़ की तकलीफ देखी नहीं जाती। कुछ करो ना प्लीज़। ठीक है, जैसा तुम चाहो। बाबा जी इस तरफ आइए। बाबा जी आइए। प्रणाम बाबा जी, आइए आइए, अंदर आइए। आइए बाबा जी।
मुझे कुछ कहना है, आप लोग बाहर चलिए। तुम लोगों ने मेरे पास आने में देर कर दी, इसका अंत समीप है। मेरा काम केवल विश्वास पे टिका है। अगर मैं कोई उपाय करता हूं तो माता जी का जो भी इलाज चल रहा है उसे बंद करना होगा, अन्यथा मेरे काम का कोई फल नहीं मिलेगा। सोच समझ कर निर्णय लेना, क्योंकि काल को रोकने की शक्ति तो खुद काल में भी नहीं है। समझ गए? नमस्ते। तंत्र मंत्र और साधना एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है। लेकिन यह सच जरूर है कि लोग इससे जुड़े विश्वास का सही और गलत तरीके से इस्तेमाल करते आए हैं। और योगिता अपनी लाचार और बेबस सास के साथ जो जुर्म करती आ रही थी, उसके आधार पर यह कहना मुश्किल था कि उसने तांत्रिक को किसी नेक नियत के साथ वहां बुलाया। पर अब सवाल यह था कि इसके पीछे उसका इरादा था क्या? क्या वो अपने जुर्म का एक और गंदा पन्ना लिखने वाली? आज बाबा जी का फोन आया था। क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा है कि माँ जी पे किसी आत्मा का प्रकोप है, इसीलिए उनका एक्सीडेंट हुआ है। पर माँ का एक्सीडेंट तो अशुभ मुहूर्त में बाहर जाने की वजह से हुआ था ना? तो जरा सोचो, इतने लोगों का एक्सीडेंट होता है पर किसी की भी हालत माँ जी जैसी नहीं होती। ना दवा काम कर रहा है ना दुआ। और तुम्हें पता है बाबा जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आत्मा का प्रकोप हम पर भी आ सकता है, हमें उनके पास कम जाना चाहिए। और खास करके तुम तो कम ही जाया करो। तुम्हें पता है, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे चलेगा, पर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? योगिता, ऐसा क्यों कह रही हो? जब तक बाबा जी का इलाज चल रहा है ना, माँ के पास तुम भी कम जाया करो, ठीक है? ठीक है। पता है तुझे कि तू अब बहुत जल्दी स्वर्गवासी होने वाली है, क्योंकि अब मैं जो तेरा हाल करूंगी, और ऐसा हाल करूंगी कि भगवान को तो तुझे बुलाना ही पड़ेगा। हेलो भाभी, एक गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट मंथ मैं 1 वीक के लिए आ रही हूँ, और बहुत दिन हो गए माँ से नहीं मिली और आपसे भी नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, आ जाओ। बाय। अभी मैं चलती हूँ, कल सुबह आऊँगी।
भाभी, ये तनु कहाँ गई? आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसके बारे में पूछो मत, एक नंबर की चोरनी थी, इसलिए निकाल दिया मैंने उसको। हाँ, कम से कम अब आजादी से जी तो सकूंगी। सच, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था मेरा। हाँ, अरे हाँ हाँ, चलेंगे ना। दीदी, मुझे ना माँ जी के जाने का बहुत दुख है, पर लगता है ना कि अच्छा ही हुआ वो इस दुनिया से चली गई। मतलब क्यों? दीदी, 2 महीने पहले की बात है, जब मैं किचन में गई, दीदी भाभी जैसी दिखती है ना, वैसे बिल्कुल नहीं है। वो माँ जी से खार खाती थी। धीरे धीरे पता नहीं क्यों योगिता का व्यवहार चेंज होने लगा था। वो नहीं चाहती थी कि मैं घर आऊँ और आकर देवकी काकी से मिलूं, इसलिए मैंने खुद आना जाना छोड़ दिया। मगर पिछले महीने जब भैया भाभी को लेके बाहर गए थे, तब टीना ही तो थी जो दिन भर माँ का ध्यान रखती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? टीना तो पिछले 2 महीने से अपनी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गई हुई है, और घर पर तांत्रिक द्वारका महाराज के अलावा कोई अपना चाहता नहीं था। हाँ, ये सारी बातें सही हैं। जब डॉक्टर से कुछ नहीं हो रहा था ना, तब मैंने द्वारका बाबा की मदद ली थी। पर ये सारी बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? दिव्या, मैं अपने साथ साथ तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। सब सामान, मगर माँ तो ये सब यूज़ नहीं करती थी। फिर ये सामान माँ के कबर्ड में कैसे आया? लेकिन भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? ना तो हमने उनसे दहेज मांगा और ना ही हमने कभी परेशान किया, फिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, कम से कम अब आजादी से जी तो सकूंगी। ये तनु कहाँ गई? एक नंबर की चोरनी थी, इसलिए निकाल दिया मैंने उसको। माँ की मौत में कुछ तो राज है जिसका पता मुझे लगाना ही होगा। भाभी, आपने माँ का गला दबाकर सिर्फ इसलिए मार दिया ना, जिससे आप बाहर आजादी से घूम सको। ये क्या बकवास कर रही हो? होश है या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? और उनके हाथ पैरों में जो चोट, उसके निशान कहां से आए?
आत्मा का प्रकोप था तुम्हारी माँ पर। और अगर यकीन नहीं होता ना तो तुम अपने भैया से पूछो इनसे। बताइए आप इनको। अच्छा, मगर कोई भी आत्मा चोट लगी जगह पे यूं मेकअप नहीं करती और ना ही खाने में मिर्च मिलाती है और थूकती है। पर इन सब चीजों से ये कैसे पता चलता है कि तुम्हारी माँ का कत्ल हमने किया है? मैं गई थी द्वारिका बाबा के पास और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी माँ के ऊपर कोई भी गंदी आत्मा का कोई प्रकोप नहीं था। और जब ये बात भैया को पता चलेगी ना तो तुम्हारी सारी चाल समझ में आ जाएगी। और जा रही हूँ मैं पुलिस स्टेशन तुम्हारी रिपोर्ट कराने। तुम्हें जो करना है तुम शौक से करो, पर एक बार जान लो कि तुम्हारी माँ की हत्या हुई कैसे थी। और हाँ, उस रात कमरे में 2 लोग गए थे। डरो मत, तुम माजी के साथ ऐसा करके उस बुरी आत्मा की शक्तियों से उनको हमेशा के लिए मुक्ति दिलवा दोगे और उनकी सारी तकलीफों से भी उनको मुक्ति मिल जाएगी। डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, और अगर मैं ये काम अकेले करती ना तो कहीं ना कहीं जरूर फंस जाती। इसलिए मैंने प्लान बनाया और तुम्हारी माँ की हत्या तुम्हारे भाई से करवाई, समझी तुम? और अब तुम पुलिस में गई ना तो मेरे साथ साथ तुम्हारा भाई भी अंदर जाएगा। और अगर तुम चुप रहोगी तो कम से कम तुम्हारा भाई तो सलामत रहेगा। और वैसे भी मेरी प्यारी ननद, लाश का देह संस्कार हो चुका है। कोर्ट में जाओगी ना तो कुछ साबित नहीं कर पाओगी। उसकी चिंता मत करो। तुम लोगों की सारी बातें इस फोन में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और मैं पुलिस स्टेशन पहले ही चली गई थी। दिव्या, मैंने जो कुछ भी किया है ना, सब इसके बहकावे में आके किया है। हो सके तो अपने इस भाई को माफ कर देना। हाँ। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत बारीक फर्क होता है, जिसे जानना और समझना दोनों बहुत जरूरी है। सुभाष के इसी अंधविश्वास का फायदा उठाकर योगिता ने उससे इतना बड़ा जुर्म करवा दिया। और विडंबना देखिए, योगिता ने किसी अपने की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि वो उससे अपने हिस्से की खुशी छीनना चाहती थी। लेकिन यकीन मानिए, छीन कर दौलत हासिल की जा सकती है, लेकिन खुशी सिर्फ बांटने से ही बढ़ती है। बड़े बुजुर्ग ना ही हमारा बोझा होते हैं और ना ही हमारी कमजोरी, बल्कि हमारी ताकत होते हैं। उनकी सेवा और देखरेख में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन उनकी दुआएं हमें हमारे उस मुकाम तक पहुंचा सकती हैं जिसका हम सपना देखते आए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इस जिम्मेदारी को उठाने का समय ना हो तो कई सारे ऐसे एनजीओज और सरकारी संस्थान हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए बनाए गए। योगिता अगर चाहती तो वो खुलकर अपने परिवार के साथ इस समस्या का हल निकाल सकती है, लेकिन उसने जुर्म की राह चुनी और इससे ना केवल एक परिवार बल्कि 3 जिंदगियां तबाह हो गई। हमें जरूरत है अपने परिवार के साथ मिलकर समस्या का हल निकालने की, सार्थक हल निकालने की, क्योंकि जुर्म की राह का अंत सलाखों के पीछे या फांसी के फंदे पर होता है। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे एक और जुर्म की कहानी के साथ, ये जानने के लिए कि हमने कहाँ पे गलतियां की और हमें कहाँ बचना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।